बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है इंजाइम्स का। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंजाइम्स को डिफाइन कैसे करते हैं, इंजाइम्स के क्या फंक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और इंजाइम्स की मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इंजाइम्स हैं क्या। इंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, जो इंजाइम्स है ना, दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स व्हिच आर केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। इंजाइम्स जो है बेसिकली, इंजाइम जो होता है बेटा, इसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन क्योंकि ये लिविंग सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और लिविंग सिस्टम के अंदर ही बनते हैं, और इनका काम होता है ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज मीन उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं ना एंजाइम जो होते हैं बेसिकली वो डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। इस तरह लिवर के अंदर जो चीजों की डाइजेशन होती है, जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, वहां पे जो मेटाबॉलिज्म वगैरह होती है, तो वो लिवर के अंदर एंजाइम्स का एक पूरा सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं कि C450 सिस्टम। ठीक है, तो एंजाइम्स की डेफिनेशन के लिहाज से हम क्या कहते हैं कि दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, मीन लिविंग सिस्टम के अंदर ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, जो कि लिविंग सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और जिनका काम क्या होता है टू स्पीड अप द टू कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सिंपल एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मीन ऐसा कोई भी चीज जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, हम उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम्स हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट मीन कोई चीज, कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा चीज जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन है ना वो उसको कैटलाइज कर दे, उसको स्पीड अप कर दे, तो हम उसको कैटलिस्ट कहते हैं। अब और एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं और ये लिविंग सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज कैटलिस्ट। एंजाइम्स हमने कहा है कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। अब हम ये देखते हैं कि कैटलिस्ट बेसिकली है क्या। कैटलिस्ट इज ए केमिकल विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर दैट इज यूज टू बूस्ट अप द केमिकल रिएक्शन। बूस्ट अप का मतलब होता है स्पीड अप करने के लिए। कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल होता है कोई भी जो इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, जो किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए यूज, तो उसको हम नाम देते हैं कैटलिस्ट का। एंड बट इट इज नॉट यूटिलाइज्ड इटसेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन। मीन जो कैटलिस्ट होता है वो कोई भी हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है या कोई केमिकल्स होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बट नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन, लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन के अंदर जाके यूटिलाइज नहीं होता। तो उसके बाद क्या है कि ऑल द एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो सारे के सारे एंजाइम को हम कहते हैं कि दीज आर द कैटलिस्ट, बट ऑल द कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम। लेकिन हम कैटलिस्ट को एंजाइम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक in नेचर होते हैं। कुछ जो होते हैं वो केमिकल्स हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो लाजमी तौर पर एंजाइम्स ही हो। कोई केमिकल है, जिस तरह से अगर हम पानी हाइड्रोलाइसिस है तो उसके अंदर हम कोई भी अदर मटेरियल, जिस तरह फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है या प्लेटिनियम है, कोई भी चीज, कोई मेटल, कोई अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम एज ए कैटलिस्ट उसमें यूज कर सकते हैं उस रिएक्शन को जस्ट स्पीड अप करने की। So we can say that कि all the enzymes are catalyst, but not all the catalysts are enzymes. अब हमने ऊपर टर्म यूज की थी कि जो एंजाइम्स है वो ऑर्गेनिक है, जबकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक है। अब हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते क्या है। ऑल द केमिकल्स दैट कंटेन मेनली कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऐसे तमाम केमिकल जिसमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होती है, हम उनको नाम देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन ऑल द केमिकल्स दैट आर नॉट कंटेनिंग कार्बन, जिसमें कार्बन नहीं होती, ठीक है। कार्बन के अलावा उसमें दूसरी चीज होती है, नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अल्कलाइड्स वगैरह जिसमें आ सकते हैं, वो होते हैं इनऑर्गेनिक। आगे एक टर्म होता है बेटा हमारे पास है सबस्ट्रेट। हम जब एंजाइम्स की बात करते हैं तो वहां पे हम एक और टर्म की भी बात करते हैं जिसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट क्या है? These are the molecules on which enzyme can act। वो साइट, वो मॉलिक्यूल्स, वो चीज जिसके ऊपर कोई एंजाइम जाके एक्ट करता है, हम उसको नाम देते हैं सबस्ट्रेट।
अब ये क्या है कि ये हमारे पास एक एंजाइम्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स का नाम है सक्रेज। सक्रेज एक एंजाइम्स है, वो एक्टिव साइट जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास है सक्रोज। सक्रोज क्या है? वो एक्टिव साइट है जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम्स हमारे पास क्या है? सक्रेज है। एंजाइम के आखिर में याद रखना हमेशा ASE आता है जिसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स सक्रेज है, किसके ऊपर एक्ट करेगा? सबस्ट्रेट जिसको हम स्क्रोज कहते हैं। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट आर अवेलेबल फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। अब सेकंड में क्या होगा कि जो एंजाइम्स है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसको हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एंड देन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास है एक दूसरा स्टेप। अब थर्ड नंबर पे क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, और जब हम उसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि सक्रेज हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट हमारे पास दो बनते हैं। एक को हम नाम देते हैं ग्लूकोज का, और दूसरा हमारे पास क्या है? फ्रक्टोज। तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं। एट द एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, एंड देन एंजाइम जो होते हैं वो उसमें यूटिलाइज हो जाते हैं, या समटाइम्स साइड के ऊपर रिमूव होके नेक्स्ट फिर एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस पूरे को हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब ये अहम क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट, दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे एक कॉलम के फॉर्म में आपको एक टेबल दिया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास है एंजाइम्स एंड देन हमारे पास है कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है? ऑल द एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जबकि अगर हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, ऑल द कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मीन जिसमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होती। दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि एंजाइम मोस्टली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन होता है ना तो मोस्टली तौर पर जो एंजाइम्स होते हैं वहां पे यूटिलाइज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। लेकिन कैटलिस्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है, मीन वो यूटिलाइज नहीं होते, जिस तरह हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास है एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। मोर स्पेसिफिक इन नेचर मीन स्पेसिफिक होते हैं, एक खास सबस्ट्रेट के ऊपर ही एक खास एंजाइम जो होता है ना वो रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ा था कि सक्रेज, ठीक है, एक एंजाइम है जो एक्ट करेगा सक्रोज के ऊपर। इस तरह अगर हम बात करते हैं लाइपेज, लाइपेज हमारे पास एक एंजाइम है जो एक्ट करेगा लिपिड्स के ऊपर। लेकिन जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, कैटलिस्ट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट के लिए इस तरह का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कि वो लाजमी तौर पर अपने उसी सबस्ट्रेट के एक्ट करेगा जिसके लिए वो स्पेसिफिक है, नहीं। कैटलिस्ट हम कह सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक है। आगे हमारे पास है एंजाइम्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, लिविंग सिस्टम को जो है ना इनको प्रोड्यूस कर रहा होता है, सो दीज आर वेरी कम्प्लेक्स। बट कैटलिस्ट जो होती है वो वेरी सिंपल, हमारे पास कोई भी कंपाउंड कोई सब्सटेंस जो होते हैं हम एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब ये जो पॉइंट है हम इसका मतलब है कि एंजाइम, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एक रिएक्शन है जिसको एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, अगर हम उसमें एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को ज्यादा करते जाएं तो उसके ज्यादा करने से कैटालिस्ट की जो कंसंट्रेशन है, मीन उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं होगी। रिएक्शन की स्पीड जो है ना वो एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर हम एंजाइम एक यूज करें तो स्पीड वही रहेगी, अगर हम एंजाइम 2 या 3 ऐड करें तो भी स्पीड वही रहेगी। लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं उसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। वो क्या करती है कि कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन 1 घंटे में जो होना था वो आधे घंटे में हो जाए, तो इस मकसद के लिए जब हम उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कैटलिस्ट ऐड करते जाएंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्या खसूसियात है? तो पहली जो उसकी खसूसियत है या प्रॉपर्टीज, हम उसको कहते हैं कि एंजाइम्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट, तो उसको नाम देंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन द बायोलॉजिकल रिएक्शन। कोई भी लिविंग सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन होता है तो वहां पे जो सबस्ट्रेट मीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज, लिपिड्स, इनके ऊपर एंजाइम जाके एक्ट करता है और उनको कैटलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एंजाइम सक्रेज, ठीक है,
स्मॉल अमाउंट में इजीली कैटालाइज कर सकता है हाइड्रोलैटिक रिएक्शन ऑफ सक्रोज। हाइड्रोलैटिक मीन इन द एडिशन ऑफ वाटर उसकी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, हम उसको हाइड्रोलैटिक कहते हैं। मीन पानी की मौजूदगी में किसी चीज की ब्रेक डाउन है उसको हम हाइड्रोलैटिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सोलबिलिटी। सोलबिलिटी क्या होता है? एंजाइम्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल। अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, अगर हम वो पानी के अंदर वो सॉल्युबल हैं और डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट अल्कोहल मीन जिसके अंदर पानी ज्यादा होगा अल्कोहल कम होगा। फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट में हम ये कहते हैं कि 5% अल्कोहल है 95% वाटर है, तो हमारे पास डाइल्यूट अल्कोहल। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं कैन प्रेसिपिटेट इन द फ्लोइंग सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड अल्कोहल। अब कंसंट्रेटेड अल्कोहल क्या है कि जिसमें 70% अल्कोहल है 30% वाटर है, सो इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड अल्कोहल। मीन अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा है और पानी कम है, इसके अंदर एंजाइम जो थे वो सोलेबल नहीं है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट एंड देन हमारे पास है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज। जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास है द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज अप टू ए सर्टेन लिमिट बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीज। वही बात है, अगर हम चाहते हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर जो स्पीड है, ठीक है, एंजाइम्स की, वो सबस्ट्रेट के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाए तो वो एक मैक्सिमम लिमिट तक होता है। लेकिन बाद में एक स्टेज ऐसी आती है कि चाहे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा करते जाए एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पीएच। नेक्स्ट पॉइंट है, अब पीएच जो होती है वो दो तरह की है। एक चीज हमारे पास होती है एसिड जिसकी पीएच होती है 0 से लेके 6 तक, ठीक है, और एक 7 पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है सच एज वाटर की है, और ब्लड की होती है 7.4 या 7.3। दूसरी चीज हमारे पास होती है बेस। जो बेस होती है ना, बेस की पीएच होती है 7 टू ऑनवर्ड मीन 8 टू 14। तो हम एसिड की जब बात करते हैं तो एंजाइम्स इस पे कैसे एक्ट करते हैं? जो एसिड डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा एंजाइम है जो कि अल्कलाइन मीन जो बेसिक पीएच है उसके ऊपर एक्ट करता है। अगर उसके अंदर हम कोई एसिड मीडियम प्रोवाइड कर देंगे तो वो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ट्रेप्सन। ट्रेप्सन एक्ट एट अल्कलाइन पीएच 8.57, एट एसिडिक पीएच इट विल डिस्ट्रॉय। इस तरह ट्रेप्सन क्या है, वो कहते हैं कि एंजाइम्स होता है जो कि पैंक्रियाज उसको सिक्रेशन होती है उसकी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारे पास है बेस क्या होती है। बेसिस या हम इसको अल्कली भी कह सकते हैं। अब जो क्या होता है कि बेसिस डीएक्टिवेट दोज एंजाइम्स दैट आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। फॉर एग्जांपल अगर हम पेप्सन की बात करते हैं जो कि हमारे स्टमक में होता है, एसिडिक पीएच 1 to 2 के ऊपर एक्टिव है, अगर यहाँ पे हम उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देंगे देन इट विल डिस्ट्रॉय। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है पीएच स्केल है, ठीक है, 0 से लेके 14 तक होता है। 7 न्यूट्रल है, वाटर की पीएच होती है, ठीक है, और देन हमारे पास ब्लड की इसमें आ जाती है, और बाकी जो है ना हमारे पास ये एसिड्स की पीएच है, ठीक है, और ये हमारे पास है बेस की पीएच। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है ऑप्टिमल टेम्परेचर मीन वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। अब एंजाइम की एक्टिविटी क्या है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 96 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को अगर हम चाहें तो सेंटीग्रेड स्केल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो बनता है 35 टू 40 सेंटीग्रेड। ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर, चाहे वो फ़ारेनहाइट में हमें दिया है चाहे वो सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो दोनों के ऊपर एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हम कहते हैं जहां पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। अब आगे है बेटा ये टेबल एमसीक्यूज के लिए कि 0 सेंटीग्रेड पर एंजाइम इनएक्टिव होता है, 10 टू 20 के ऊपर एंजाइम वेरी लिटिल एक्टिव होता है, और 35 टू 40 के लिए एंजाइम मैक्सिमम एक्टिव होता है। 50 के ऊपर एंजाइम इनएक्टिव होता है, ठीक है, और 60 के ऊपर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे है कि वो कहते हैं कि सॉलिड कंडीशन के अंदर इट में बी स्टेबल अप टू 100 सेंटीग्रेड। उसके बाद एक एंजाइम हमारे पास है जिसको हम कहते हैं ब्रोमीलीन। ब्रोमीलीन क्या है? ये एक एंजाइम है, ठीक है, हम इसका नाम है, ये होता है इट इज ए प्रोटोलैटिक एंजाइम। प्रोटोलैटिक मीन जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। लैटिक लफ्ज लेसिस से निकला है। लेसिस का मतलब होता है किसी चीज की ब्रेक डाउन करना, उसकी डाइजेस्ट उसको करते हैं। तो ये प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करता है। एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम्स, और मिल्क को क्लॉट करते हुए जिस तरह दूध से हम दही बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी यूज होता है।
अब इसमें जो जो पॉइंट आपने याद करने हैं वो हमारे पास है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका कलर, इसकी सोलेबिलिटी एंड इसके यूजेस। फर्स्ट हम देखते हैं कि इस एंजाइम्स का ठीक है, पहले नंबर पे हम इसमें ये देखते हैं बेटा कि इस एंजाइम्स का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मीन हम इसको कहां से लेते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूस एंड स्टेम ऑफ अनानास कॉमोसस। प्लांट का नाम है अनानास कॉमोसस, उसका बोटेनिकल नेम है जिसमें दो लफ्ज होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड का जो पहला लफ्ज होता है वो स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। फार्माकोग्नोसी के अंदर ये इनको लिखने का एक तरीका होता है, तो वहां से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। इसकी फैमिली क्या है, इसकी ब्रोमीलिएसी फैमिली है। देन इसके बाद बेटा हमारे पास है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो 2800 मिली मोल है, ठीक है। तो एमसीक्यू जा सकता है ये वाला। एंड देन हमारे पास क्या है कि इसका कलर क्या है। कलर जो है ना ये लाइट येलो कलर, या इसको हम बफ कलर भी कहते हैं। बफ जो होते हैं थोड़ा येलो कलर होता है, लाइट येलो। उसके बाद किस चीज के अंदर सॉल्युबल है, इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। उसके बाद यूजेस क्या है एंजाइम्स के। इट इज यूज्ड एज ए स्पॉटिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा, मीन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है। एडिमा बेटा एक डिजीज होती है जिसमें फ्लूइड जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, फ्लूइड जो होती है वो जमा हो जाती है, उसको हम एडिमा कहते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन लेदर फैक्ट्री, लेदर के ऊपर एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनने में हेल्प आउट करते हैं। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में। एंड इट इज वेरी इफेक्टिव एजेंट दैट कैन इजीली टेनराइज द मीट। टेनराइज द मीट मीन गोश्त को गलने में हेल्प आउट करता है क्योंकि प्रोटोलैटिक है। नेक्स्ट हमारे पास है पापेन, दूसरा एंजाइम। पापेन क्या है, ये भी प्रोटोलैटिक एंजाइम से सेम प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा। इसका सोर्स क्या है, papain is a dried latex obtained from green fruit and leaves of कैरिका पपाया। कैरिका पपाया प्लांट है, ठीक है, उसका पूरा नाम है। उससे हम उसका लेटेक्स मीन अंदर वाला जो गोदा होता है वहां से भी ले सकते हैं, उसकी लीफ भी होते हैं वहां से भी ले सकते हैं। फैमिली क्या है, कैरिसिएसी फैमिली। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब क्या है, जो लेटेक्स होता है बेटा वो कहते हैं, लेटेक्स मीन अंदर वाला जो पौधा होता है जिस तरह आम के अंदर होता है। इट इज ऑब्टेन बाय मेकिंग 2 to 4 इंसिजन्स, हम कट लगाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, 2 से 4 कट, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ नियरली मैच्योर्ड बट ग्रीन फ्रूट व्हाइल स्टिल ऑन द ट्री। दरख्त के ऊपर अभी तक जो ग्रीन फ्रूट होता है वो ग्रीन होता है लेकिन दरख्त के ऊपर मौजूद होता है, तकरीबन मैच्योर होता है, पका होता है, हम उसके ऊपर कट लगाते हैं। इंसिजन मीन कट। दीज इंसिजन आर मेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह लगाने चाहिए, क्यों, क्योंकि उस टाइम फ्रेश होता है। बाद में जैसे सूरज की रोशनी ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर वो गोदा जो होती है वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो हमें इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं होती। सो वी मेड अर्ली इन मॉर्निंग इंसिजन एट इंटरवल ऑफ 3 to 7। देन 3 दिन के बाद फिर 7वें दिन जाना है, फिर 10वें दिन, ठीक है, इस तरह से हमने जाना है। एग्जीक्यूट इज कलेक्टेड मीन अंदर से जो गोदा है इन नॉन मेटेलिक कंटेनर, मीन कंटेनर मेटल्स के नहीं होने चाहिए बल्कि शीशे के कंटेनर हम यूज करते हैं। मेटल के साथ प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्ट करेगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद एक कलर की तरफ है, इट हैज ए अमॉर्फस लाइट वेटिश कलर पाउडर, ठीक है, लाइट कलर का व्हाइट पाउडर कलर होता है। किस चीज के अंदर सोलेबल है, नेक्स्ट है, इट इज इनकम्प्लीटली सोलेबल वाटर। वाटर के अंदर सोलेबल तो है लेकिन पूरी तरह मुकम्मल नहीं होता, बट इनसोलेबल इन अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। लेकिन जो अदर सॉल्वेंट जिसमें हमारे पास अल्कोहल आ जाता है, ईथर एंड एसीटोन वगैरह, उसके अंदर ये इनसोलेबल है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 25710, 25,710 मोल्स इसका वेट है, ठीक है, ये एमसीक्यू जा सकते हैं। इसके यूजेस क्या है, टेंडराइज ऑफ मीट, यूज्ड एज ए प्रोटीन डाइजेस्टेंट, एज ए एंटी हेलमेंटिक्स मीन नेमाटोड जो होती है प्रोडक्ट, उसमें ये वाला एंजाइम यूज होता है। मीन जो पेट के अंदर जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, उनको बॉडी से रिमूव करने के लिए, क्योंकि डाइजेस्टेंट के तौर पर एक्ट करता है तो उसको रिमूव कर देते। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेज, बेवरेज जिसमें सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, ठीक है, उस सब की क्लैरिफिकेशन के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू रिमूव द प्रोटीन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस भी जो लेंस बनते हैं, ठीक है, वायवे में रहते हैं, वहां से प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अब इसमें जो बात आपने ध्यान से सुननी है वो ये है कि जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है,
ये बहुत अहम है चैप्टर, ठीक है, इसमें से आपसे सवाल आने हैं। तो पहला सवाल इसमें हमारे पास बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऊपर जो पूरा एक फ्लो चार्ट बना हुआ, ये आपको आना चाहिए। सेकंड आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट, सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, ये हो सकता है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो हमारे बन सकता है इसमें या तो वो ब्रोमेलीन या पेपेन, दोनों भी पूछ सकते हैं, कोई एक एंजाइम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।